नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो मुद्दा हम डील करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ड्रीम पोस्ट यानी आईएएस ऑफिसर की पोस्ट से रिलेटेड है और वो मुद्दा है रूल्स फॉर रेजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। क्यों हुआ है ये मुद्दा, क्यों आया है न्यूज में, तो देखिए मैं आपको बता दूं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। मिस्टर शाह फैजल जो कि लगभग 2010 बैच के न सिर्फ ऑफिसर हैं बल्कि यूपीएससी सीएससी टॉपर भी हैं। ऐसा माना जाता है कि 2019 में उन्होंने जो किलिंग्स इन कश्मीर हो रही थी उसकी वजह से रिजाइन कर दिया था, ठीक है। लेकिन वापस से इन्हें रीइंस्टेट किया गया है और वही हमें जानना है कि जो प्रोसेस होता है ना रीइंस्टेटमेंट का आफ्टर द रेजिग्नेशन, वो क्या होता है और वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है। ओके, तो चलिए समझेंगे इस न्यूज को डिटेल में जो कि हमारी कवर की गई है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेशन के अंडर, ठीक है। यहाँ पे पूरा बताया गया है कि शाह फैजल जो है हु इज रिटर्निंग टू बी अगेन एन आईएएस ऑफिसर, तो व्हाट वर द रूल्स फॉर द रेजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ एन ऑफिसर, कि किस तरीके से एक ऑफिसर को रेजिग्नेशन देने के बाद रीइंस्टेट किया जा सकता है, कौन से वो रूल्स हैं, किस ऑर्डर में गवर्न होते हैं, कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन रूल्स को गवर्न करता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस न्यूज को डिटेल में, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि रेजिग्नेशन क्या होता है और कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं जब कोई आईएएस ऑफिसर चूज करता है रिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो रेजिग्नेशन लेटर की अगर हम बात करें या रेजिग्नेशन की बात करें तो वो क्या होता है। जब भी हम आईएएस ऑफिसर या सेंट्रल ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स की बात करते हैं, स्पेशली आईएएस आईपीएस और आईएफओएस की, उस टाइम पर जो हमारा रेजिग्नेशन है वो एक फॉर्मल इंटीमेशन होता है रिटन में किसी भी ऑफिसर द्वारा, जिसमें कि उसकी इंटेंशन को जो है निहित किया जाता है, उसकी इंटेंशन को बताया जाता है और उस इंटेंशन के साथ साथ वहां पर एक प्रपोजल होता है जो कि ये डिफाइन करता है कि आई एम गोइंग टू लीव दिस सर्विसेज या आई एम गोइंग टू लीव द आईएएस। इधर दो चीजें होती कि या तो अभी इमीडिएटली से या फिर एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेट से, ठीक है। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो तत्कालीन हम भाई ये जॉब छोड़ रहे हैं या तो इस पर्टिकुलर डेट से हम ये जॉब छोड़ रहे हैं, ये प्रपोजल रहता है रेजिग्नेशन लेटर पे। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट होगा या नहीं, ये पूरा रोल जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो डीओपीटी है यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, बेसिकली ये कैडर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट भी माना जाता है। तो जो डीओपीटी की गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग आईएएस ऑफिसर्स, वो ये कहती हैं कि कोई भी अगर रेजिग्नेशन लेटर दे रहा है तो उस लेटर में जो उनका इंटेंशन है, जो उनकी बात है, वो क्लियर और अनकंडीशनल होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कंडीशंस को स्वीकृत नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो रेजिग्नेशन है ऑफिसर का ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आईएएस आईपीएस और आईएफओएस, ये तीनों ही सर्विसेज के रेजिग्नेशंस जो हैं वो गवर्न करता है। दो रूल्स हैं, ठीक है। एक है रूल नंबर 5 क्लॉज 1 और दूसरा है रूल नंबर 5 क्लॉज 1A। तो इन दो रूल्स के तहत जो कि आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958 के अंडर, ये दो रूल्स बनाए गए हैं जो कि गवर्न करते हैं रेजिग्नेशन प्रोसेस को। सिमिलर रूल्स भी हैं जो अदर सेंट्रल सर्विसेज हैं उनके लिए भी। आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारी सेंट्रल सर्विसेज हैं, बहुत सारे सेंट्रल ऑफिसर्स पोस्ट हैं, तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग रूल गवर्न करती है। बट ये जो तीन पोस्ट हैं, दैट इज आपका आईएएस हो गया, ओके, आईपीएस हो गया एंड द थर्ड वन इज आईएफओएस। ये तीनों गवर्न किए जाते हैं इन दो रूल्स के तहत। और ये रूल्स किसके अंडर आता है? ये आता है ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958। इसको याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहां से बन जाए। अच्छा, जो रेजिग्नेशन है सर्विस से वो टोटली डिफरेंट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वीआरएस का। वीआरएस मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसमें कि आपको पता होगा बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 60 की एज के बाद रिटायरमेंट है तो वो समवेयर 55, 57, 58 ईयर्स पर अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं इच्छा अनुसार, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब ये हुआ कि भाई अपनी इच्छा के अनुसार जो है आपने पहले रिटायरमेंट ले ली। तो रेजिग्नेशन और वीआरएस ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि चलो ये तो समझ आ गया कि रेजिग्नेशन क्या होता है। रेजिग्नेशन का मतलब ये हो गया कि भाई हम अभी से या किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सर्विस से अब हम इस सर्विसेज का अंग नहीं है, हम कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
हम अपनी मतलब रिजाइन कर रहे हैं, आई एम नॉट विलिंग टू वर्क। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि सेंटर सर्विसेज में या इनफैक्ट सेंटर गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, वो लोग कुछ जैसे केसेस में गवर्नर को रिटर्न में रिजाइन किया जाता है, कुछ केसेस में प्रेसिडेंट को रिटर्न रेजिग्नेशन दिया जाता है पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से आईएएस ऑफिसर किसे अपना रेजिग्नेशन सबमिट करता है, ये बहुत पेचीदा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आईएएस ऑफिसर किसी भी मिनिस्टीरियल पोस्ट को या प्रेसिडेंट को या गवर्नर को रेजिग्नेशन नहीं लिखता। यहाँ पर डाउट हो सकता है कि सिंस किसी पर्टिकुलर कैडर की बात है या डीओपीटी जो है इनको गवर्न करता है, तो मे बी किसी को जो है मिनिस्ट्री से लिखे, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो रेजिग्नेशन दिया जाता है वो एड्रेस किया जाता है टू दी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के बारे में आप सभी को पता होगा, टॉप मोस्ट जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, ठीक है। तो जो सीनियर लेवल के चीफ सेक्रेटरी होते हैं जो कि पर्टिकुलर स्टेट में होंगे, तैनात होंगे, उनके नाम पर रेजिग्नेशन लिखा जाता है। एक ऑफिसर जो कि सेंट्रल डेप्यूटेशन पर है अगर, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर ये होता है कि उस पर्टिकुलर ऑफिसर को जो कि सेंट्रल डेप्यूटेशन में है, यानी कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में अगर वो कार्यरत है, तो उसे अपना रेजिग्नेशन सेक्रेटरी जो कि उस मिनिस्ट्री का, कंसर्न मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा, उसे लिखेगा। ठीक है, किसे लिखेंगे, आप पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर आप डेप्यूटेशन पर होंगे, उस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को अपना रेजिग्नेशन लिखेंगे। जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है वो उसके बाद उस पूरे आपके रेजिग्नेशन लेटर को या जो भी आपका फॉर्मल रेजिग्नेशन है उसको जो है फॉरवर्ड करेगा टू द स्टेट कैडर, और फिर उसके बाद जो भी कमेंट्स या रिकमेंडेशंस होंगी उसके साथ साथ वो उसको आगे भेजेगा और आगे कार्यवाही होगी कि आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, राइट? ओके, चलिए, फिर भी अगर डाउट है तो आप लिख करके मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है जिसका थोड़ा सा कनेक्शन हमारी हिस्ट्री से है कि जो मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप है इंडिया में, वो किसका रिजल्ट है, इनमें से कौन सी एक्ट्स का रिजल्ट है? थोड़ा सा हिस्ट्री और पॉलिटी को कनेक्ट करके मैंने ये क्वेश्चन दिया है, कोशिश करेगा इसको सॉल्व करने की, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसके तहत रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है या फिर रिजेक्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने अगर रेजिग्नेशन लिखा तो वो एक्सेप्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो डीओपीटी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, फरवरी 15, 1988 को इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था रेजिग्नेशन को लेकर के, जो कि ये कहता है कि इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू रिटेन एन ऑफिसर हु इज अनविलिंग टू सर्व, यानी कि अगर कोई व्यक्ति विलिंगली सर्व नहीं करना चाहता है, ही इज अनविलिंग टू सर्व हिज पोजीशन, तो ये स्टेट की हित में नहीं है कि स्टेट जो है उसे फिर भी एज अ ऑफिसर रिटेन करके रखे। यानी कि अगर आप सेवा में कार्यरत नहीं रहना चाहते हैं सिविल सर्विस बनकर, तो ये गवर्नमेंट के हित में नहीं है कि अगर आपका मन नहीं है तो भी हम जबरदस्ती आपको सर्विसेज के अंडर रखें। ठीक है, एक तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो जनरल रूल है यहाँ पर वो ये है कि जो रेजिग्नेशन है किसी पर्टिकुलर ऑफिसर का, उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए एक्सेप्ट एक केस, और वो केस है एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और मेनली जो ये सर्कमस्टांसेस होते हैं, यहाँ पर बात आती है आपका नेशंस इंटरेस्ट की या फिर पब्लिक इंटरेस्ट की। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी। अच्छा, जो रेफरेंसेस बनाए जाते हैं रिगार्डिंग द मेरिट ऑफ द डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग, ठीक है, यानी पर्टिकुलर किसी ऑफिसर से रिलेटेड मान लीजिए अगर कोई केस पेंडिंग है, दैट टू डिसिप्लिनरी केस अगर है, ठीक है, और वो जो पर्टिकुलर ऑफिसर वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो यहाँ पर भी पब्लिक इंटरेस्ट वाला मुद्दा आएगा कि ये भाई पब्लिक जनहित में जारी है या पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में अगर देखें तो उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज है कि अगर भाई वो बिल्कुल ही मान लीजिए सपोजिटली वो करप्ट हैं या कुछ ऐसे हैं और उन पर केसेस चल रहा है, तो क्या करना है वो भी यहाँ पर स्टेटेड दिया गया है। बेसिकली कुछ केसेस में क्या होता है, देखिए कि जो रेजिग्नेशंस हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ दीज डिसिप्लिनरी केसेस जो कि पेंडिंग है। देखिए, अगर की जो डिसिप्लिनरी केसेस पेंडिंग मतलब चल रहे हैं वो अगर प्रूव हो जाते हैं फिर तो आपको वैसे ही निकाल दिया जाएगा, राइट, अगर आप गलत हैं तो। बट इन केस जो केसेस हैं आपके वो पेंडिंग हैं अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स,
तो जो आपका रेजिग्नेशन है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, दो चीज हो गई ना, कि एक एक्सेप्ट की और एक रिजेक्शन की बात हो गई। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो सीवीसी है यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उनका कंकरेंस बहुत ज्यादा ऑब्टेन किया जाता है, और ये वहीं पर होता है जहां पर ऑलरेडी डिसिप्लिनरी केसेस चल रहे होते हैं किसी ऑफिसर के अगेंस्ट में, तो वहां पे सीवीसी की मदद ली जाती है। गवर्नमेंट ये भी चेक करती है कि जो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर है उन्होंने एग्जीक्यूट किया है किसी पर्टिकुलर टाइम बॉन्ड को। आपको पता होगा बहुत सारी सर्विसेज में टाइम बॉन्ड जो है वो साइन अप होता है कि भाई मिनिमम हम इतने साल की सर्विस करेंगे ही करेंगे, या आपकी सर्विस किस पर्टिकुलर 3 साल 5 साल 10 साल इस पर्टिकुलर टर्म ऑफ टाइम के लिए है। तो अगर आप उस प्रकार के किसी बॉन्ड के तहत हैं और आप रिजाइन कर रहे हैं, तो फिर उस बॉन्ड में जो रिलेटेड चीजें हैं वो भी हो सकती है। पहले तो ये सबसे पहली चीज होती है कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज होती है कि अगर आप रिजाइन कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है एज अ पेनाल्टी। तो ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट चेक करती है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज ये आती है कि जो पर्टिकुलर ऑफिसर है, चलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, बट क्या वो उस ऑफिसर को ये अलाउड है कि भाई वो अपना रेजिग्नेशन को विड्रॉ कर सकता है, यानी कि वापस ले सकता है अगर ऑलरेडी रेजिग्नेशन सबमिट हुआ पड़ा है तो देखिए, जो हमने रूल की बात की थी ना, रूल 5(1) क्लॉज ए, ठीक है, इसके तहत एक अमेंडमेंट हुई थी डीसीआरबी रूल्स में, ठीक है, कि जो कि ये कहती है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो परमिट कर सकती है किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को कि भाई आप अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस ले सकते हैं इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। याद रखिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। भाई रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, रेजिग्नेशन विड्रॉ भी किया जा सकता है, और रेजिग्नेशन रिजेक्ट भी किया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के चलते। अच्छा, एक और अमेंडमेंट हुई थी इन्हीं रूल्स में 2011 में, जिसमें ये बताया गया है कि जो मेंबर है उन्हें अलाउ किया जा सकता है कि वो अपनी ड्यूटी वापस से रिज्यूम कर लें एज अ रिजल्ट ऑफ द परमिशन टू विड्रॉ द रेजिग्नेशन इज नॉट मोर देन 90 डेज, यानी कि आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है रेजिग्नेशन विड्रॉ करने का वो 90 दिन से अधिक नहीं होगा। ठीक है, और जो रिक्वेस्ट है विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन की, बेसिकली वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्सेप्ट न की जाए जब एक मेंबर ऑफ द सर्विस रिजाइन कर देते हैं टू बी एसोसिएटेड विद एनी एक्टिव पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज। यानी सपोज करिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, और आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ टाई अप कर लिया, या आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए पॉलिटी में, और अब आपको लगा कि चलिए हम अपना रेजिग्नेशन जो है उसको वापस ले लेते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्ट नहीं होगा, विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा देखिए, एक ये न्यूज़ क्लिपिंग मिली थी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि लगभग आईएएस ऑफिसर्स जो कि इन सर्विस हैं वो हैं 5205, और ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ जो है वो है लगभग 6699 की, यानी कि अभी भी बैकलॉग चल रहा है। ठीक है, और ये 2019 का डेटा लगभग आपको दिया गया, और यहाँ पर लिस्ट देखिए, देखिए एक महीने में 4 आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम रीजन देखें तो देखिए, कनन गोपीनाथ ने रिजाइन किया था क्लैम्प डाउन इन कश्मीर के चलते, एस शशिकांत ने रिजाइन किया था डेमोक्रेसी बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड के चलते, कशिश मित्तल ने रिजाइन किया था अनहैप्पी एट बीइंग पोस्टेड टू अरुणाचल के चलते, और सुभाष जी ने रिजाइन किया था रिमूवल एज फाइनेंस सेक्रेटरी के चलते। ठीक है, तो बहुत सारी वजहें होती हैं। उसी तरह शाह फैजल की वजह थी बेसिकली कश्मीर में जो किलिंग्स हो रही हैं वो। ओके, तो ये हमारा था। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है वो ये कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस जो हमारा पर्टिकुलर विड्रॉल है ऑफिसर्स के रेजिग्नेशन का, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो देखिए 2011 की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि अगर किसी ने रिजाइन किया, या इफ एनी रिजाइंड ऑफिसर रेजिग्नेशन जो है वो एक इंटीमेशन सेंड करता है इन राइटिंग विड्रॉइंग इट बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि मैंने आपको ये लगा लो कि मैंने रिजाइन कर दिया, ठीक है, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन रेजिग्नेशन के एक्सेप्ट होने से पहले ही मैंने उसका विड्रॉल फॉर्म भी जो है प्रोसेस भी कर दिया, तो उस केस में रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, विड्रॉल जो है वो बेसिकली एक्सेप्ट हो जाएगा अगर बात करें तो।
ठीक है, कि भाई आपका विड्रॉल जो वो ऑटोमेटिकली जो विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि आपका जो रेजिग्नेशन था वो अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पहुंचा ही नहीं था, उससे पहले आपने उसको मना कर दिया कि अच्छा चलिए ठीक है, मुझसे गलती होगी, मेरे को रिजाइन नहीं करना है। ठीक है, जो ऑफिसर अंडर डिस्कशन है जिनका रेजिग्नेशन बेसिकली ऑन जनवरी 9, 2019, लेकिन उनका जो रेजिग्नेशन है वो प्रोसेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, कुछ चीजें इससे रिलेटेड हैं, मिस्टर शाह फैजल से रिलेटेड, जो कि हम जानेंगे। इनके साथ क्या हुआ? तो इनके साथ यही हुआ कि भाई इनका जो रेजिग्नेशन था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अच्छा, इनकी अगर एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड शीट को चेक किया जाए जो कि डीओपीटी की वेबसाइट पर है, उसमें कहीं भी कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई हैं इनकी पोस्टिंग की, राइट। और आपको पता ही होगा ये जो है कुछ टाइम तक पॉलिटिक्स के भी पार्ट रहे हैं। जो लेटेस्ट सिविल सर्वेंट्स की लिस्ट है आईएएस ऑफिसर्स की, जो कि डीओपीटी की वेबसाइट पर है, ऑफ 2021, उसमें जो है शाह फैजल लिस्टेड हैं एज अ सर्विंग ऑफिसर, बट इनकी जो पोस्टिंग है उसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखा है नॉट अवेलेबल। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न होता है, आईपीआर होता है, आपको पता होगा हर ऑफिसर को वो स्टेट करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है हर वर्ष। ठीक है, और ये डीओपीटी की वेबसाइट पर भी जाता है। ये लास्ट डिक्लेयर हुआ था शाह फैजल द्वारा ऑन जनवरी 30, 2017, जबकि इनका जो रेजिग्नेशन था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, और जो इनकी रिक्वेस्ट थी विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन की वो एक्सेप्ट कर लिया गया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना लक ट्राई किया। आपने अभी पढ़ा होगा, अभी मैंने कुछ टाइम पहले अभी इस सेशन में ही पढ़ाया था कि भाई अगर आप पॉलिटिक्स का पार्ट हो रहे हैं तो हो सकता है आपका रेजिग्नेशन, विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन एक्सेप्ट न किया जाए, बट इनका किया जा रहा है। तो ये पूरा मुद्दा है, और ये वापस से रीइंस्टेट हो रहे हैं सिविल सर्विसेज में। तो बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके कि आपकी क्या राय है, क्या जो ये पूरा प्रोसेस है ये सही है या प्रोसेस में कहीं कोई ग्लिच है? आपको क्या लगता है, शाह फैजल को वापस से रीइंस्टेट होना चाहिए सर्विसेज में या नहीं, और क्या कारण हो सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इन्हें रीइंस्टेट कर रही है? ठीक है, जरा सा सोचिएगा इस पर और बताइएगा कि क्या लगता है आपको, ये जायज है या नहीं। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा पूरा ये प्रोसेस और रीइंस्टेशन का प्रोसेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा कमेंट करके, हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, और चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रीलिम्स को कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन तैयारी पूरी पुरजोर रखिए। ओके, तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.